Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं IGNOU MAPC सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MPCE 011 विच इज़ साइकोपैथोलॉजी. ओके, एंड उसके फर्स्ट ब्लॉक के यूनिट 1 विच इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी. हमारा चल रहा है साइको एनालिटिक अप्रोच एंड इसमें हम कोर एलिमेंट्स कर रहे थे उसके 5, जिसमें से कि 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड स्टेजेस ऑफ स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. एंड आज हम करेंगे 4th एलिमेंट विच इज़ एंग्जाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे. इसमें हमने ABCDE करके नाम दिया था, तो आज हम जो हम करेंगे एलिमेंट इट इज D. ओके, सो D इज योर एंग्जाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स. ओके, एंड ये हम किसके दिए हुए कंसेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे? सिगमंड फ्रॉइड के. ओके, एक बात मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि मेंटल स्ट्रक्चर एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पता होना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि अगेन ID, ईगो, सुपर ईगो के साथ कोरिलेशन होगा इस पॉइंट में भी, एंड at any point of time when you are going to study about Sigmund Freud findings. ठीक है, अब सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया कि लोगों को टेंशन होती है, राइट? सबको टेंशन होती है, वी ऑल नो. एंड उस टेंशन का जो रीज़न है, कॉज है बिहाइंड दैट टेंशन इज नथिंग बट एंग्जाइटी. ठीक, और एंग्जाइटी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड इज ऑफ 3 टाइप्स. Three types of anxiety. This is according to Sigmund Freud. Okay. अब ये जो 3 टाइप की एंग्जाइटी है, ये एंग्जाइटी जो है वो एक्सपीरियंस करता है मेनली ईगो. हमारे 3 चीजें हैं ना, ID, ईगो, सुपर ईगो, राइट? ID का तो काम क्या है? इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड रिजर्वॉयर. ठीक है, उसमें जो भी आएगा ID को चाहिए. ID इज वेरी सेल्फिश इन नेचर, राइट? उसके जो भी डिजायर्स हैं, जो भी विशेस हैं, जो भी नीड्स हैं, उसको चाहिए कि फुलफिल होनी चाहिए. दैट्स इट. किसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? ID डजंट केयर. तो ID पूरा फिक्स है कि मुझे यही करना है. सुपर ईगो भी पूरा फिक्स है कि उसको मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज सब फॉलो करना है. लेकिन इनके बीच का जो बैलेंस बना रहा है वो कौन है? ईगो. तो ईगो को इधर से भी देखना है, इधर से भी देखना है. तो टेंशन जो आ रही है वो किसके पास आ रही है? वो ईगो के पास आ रही है. ठीक है, तो जो एंग्जाइटी होगी वो भी जो हमारे स्ट्रक्चर है, मेंटल स्ट्रक्चर है, उसमें मेनली कहाँ पे आएगी वो टेंशन, वो एंग्जाइटी? वो आएगी ईगो के पास. ठीक है, आई होप ये आपको समझ आई ये बात. अब फर्स्ट एंग्जाइटी की बात करते हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताई. इट इज रियलिटी एंग्जाइटी. ओके, अब नाम से ही पता चल रहा है रियलिटी, यानी कि कुछ तो रियल सिचुएशन होगी तभी उससे वो एंग्जाइटी आएगी, ऐसा कुछ होगा, है ना? तो ये एक तो एंग्जाइटी की सबसे बेसिक फॉर्म है कि जिसे हर कोई समझ सकता है ना? कि अगर हम किसी को डॉग से डर लग रहा है, कोई जा रहा है रास्ते में, उसको एकदम से डर लगे, कोई भौंक रहा है अगर डॉग, तो उसको डर लगे कहीं मुझे ये काट ना ले, तो दैट्स अ रियल एंग्जाइटी, है ना? हो सकता है भाई, प्रोबेबिलिटी है, दिस इवेंट कैन हैपन इन रियल, है ना? या फिर अगर कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, लैडर चढ़ रहा है, तो उसको ये डर लगे कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, सीढ़ी फिसल ना जाए, दैट इज ऑल्सो एन एंग्जाइटी बेस्ड ऑन रियल इवेंट. ठीक है, कि
ऐसा बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल है कि हाँ सीढ़ी फिसल सकती है, गिर सकती है, एंड दैट पर्सन कैन ऑल्सो फॉल ऑफ फ्रॉम द लैडर. सो दीज टाइप ऑफ रियलिटीज आर बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी रियल इवेंट, कि ऐसा असल में कुछ हो सकता है. तो ये जो टाइप का फियर है ये एक जायज़ फियर है. ठीक है, इतना फियर थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, तभी हम अपनी जो है उससे प्रोटेक्शन कर पाएंगे, राइट. सो दिस एंजाइटी वी कैन से कि दिस इज मोस्ट बेसिक एंजाइटी और मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एंजाइटी, most basic form of anxiety, and also it is based on the probability of occurring any real event. ठीक है, based on fear of real and possible events. Fear of real and पॉसिबल इवेंट्स. अच्छा, एंजाइटी एक प्रकार का फियर होती है. ठीक, तीनों जो एंजाइटी पढ़ेंगे हम उसमें फियर ही पढ़ेंगे कि कौन से टाइप का फियर है ना. एक आम भाषा में तो हम ये, अगर किसी को डॉग को देख के डर लगेगा कि मेरे को कहीं काट ना ले, तो एक नॉर्मल इंसान ये थोड़ी ना कहेगा कि मेरे को एंग्जाइटी हो रही है. उसको शायद हर किसी को एंग्जाइटी वर्ड भी ना पता हो. है आज के टाइम में तो फिर भी बहुत काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं ये सब चीज़ें. लेकिन एक नॉर्मली इंसान क्या बोलता है, मुझे डर लग रहा है कहीं ये मुझे काट ना ले, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं सीढ़ी से ना गिर जाऊं, है ना. सो एंग्जाइटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं किसी ना किसी डर की फॉर्म में. और यहाँ पे जो सिगमंड फ्रॉयड ने भी जो 3 एंग्जाइटी दी हैं उसमें हमारे 3 प्रकार के उसी टाइप के डर बताए हैं जो हमारे अंदर होते हैं. उससे जो फिर एंग्जाइटी हम उसे बोलते हैं, दैट थिंग ही हैज एक्सप्रेस्ड हियर. ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन द फियर ऑफ रियल एंड पॉसिबल इवेंट्स. आई होप ये हमें समझ आ गया. अब अगर इस टाइप की कोई एंग्जाइटी है जिसमें कि हम रियल इवेंट्स की वजह से डर रहे हैं, तो उस एंग्जाइटी को दूर करने का क्या तरीका है, या उस एंग्जाइटी को रिड्यूस करने का क्या तरीका है. रिड्यूस करने का तरीका यही है ऑफ कोर्स कि अगर कोई ऐसा डॉग आपको स्ट्रे डॉग दिख रहा है जिससे आपको मे बी डर लग रहा है, तो आप उधर मत जाइए या उसको भगा दीजिए वहां से पहले. या फिर अगर आपको सीढ़ी चढ़ने से डर लग रहा है तो फिर आप सीढ़ी मत चढ़िए, राइट. यानी कि अवॉइड द सिचुएशन. ठीक, जिस चीज से आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुझे इस चीज से डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो या तो वो सिचुएशन में जाओ ही मत. ठीक, एक ये इसको अवॉइड करने का, एंग्जाइटी रिड्यूस करने का तरीका हो सकता है, अवॉइडिंग द सिचुएशन. ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि ये सिचुएशन बेस्ड एंजाइटी यहाँ पे डेवलप हुई है. ओके, अब आप एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें हमने जिन भी सिचुएशंस की बात की वो सारी सिचुएशंस क्या थी, एक्सटर्नल, राइट. तो ये जो थ्रेट आ रहा है हमारे पास जिसकी वजह से हमें एंजाइटी हो रही है, इस केस में वो है एक्सटर्नल थ्रेट. ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं इन केस ऑफ रियलिटी एंग्जाइटी. ठीक, एंड ये जो फियर आ रहा है हमें इस केस में, ये फियर कैसा है, क्या ये फियर अनकॉन्शियस फियर है? नहीं, हम पूरे कॉन्शियसली इस फियर को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे जो फियर है इट इज कॉन्शियस फियर. ओके, ये हो गई आपकी रियल एंग्जाइटी. अब नेक्स्ट एंग्जाइटी की जो बात की है सिगमंड फ्रॉयड ने, वो है आपकी न्यूरोटिक एंग्जाइटी. ओके, अच्छा, न्यूरोटिक एंग्जाइटी शुरू करने से पहले एक पॉइंट और रियलिटी एंग्जाइटी में, कि यहाँ पे आपको आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो में से, तीनों में से किसका रोल नजर आ रहा है?
ईगो का, राइट। आईडी जैसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि हमने जो कि ऐसी कोई डिज़ायर या विश है जिसको हम फुलफिल करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसा कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाह रहे हैं, तो सुपर ईगो की भी बात नहीं की हमने। यहाँ पे कॉन्शियस फियर की बात की है, विच इज़ अ वेरी जजमेंटल सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड इसलिए यहाँ पे जो अंडरलाइन हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है, इट इज़ प्योरली ईगो। इस पार्ट में जब हम रियलिटी एंग्जाइटी फील कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारी ईगो इन्वॉल्व होती है। अब न्यूरोटिक एंग्जाइटी, न्यूरोटिक एंग्जाइटी क्या होता है, अब इस समझते हैं हम कि अगर हमारा ईगो है, ये ईगो बीच में आता है, आईडी सुपर ईगो दोनों अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड इधर हमारी आईडी है। तो आईडी से क्या होता है, हमेशा आईडी से कुछ ना कुछ हमारी डिजायर्स, विशेस, वो सब निकलती रहती हैं, या फिर यूं कहें कि प्रिमिटिव इमोशंस, ठीक है। इन डिजायर्स को, इनको विशेस को हम प्रिमिटिव इमोशंस का भी नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनचेक्ड चीजें होती हैं, एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड। सो प्रिमिटिव इमोशंस होते हैं, या फिर इम्पल्सेस होती हैं जो उठती रहती है बार बार आईडी से कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो आईडी से क्या उठता रहता है, प्रिमिटिव इमोशंस एंड इम्पल्सेस। इम्पल्सेस रिलेटेड टू वही जो भी इसके डिजायर्स हैं आईडी की, ठीक है, एंड इसको क्या चाहिए, फुलफिलमेंट चाहिए उसी टाइम। अब ईगो सुन रहा है इसकी सारी बातें कि अच्छा ये तो अपना काम करने पे लगा हुआ है बहुत जोर से, कि भाई प्रिमिटिव इमोशंस को, इम्पल्सेस को भेजे जा रहा है कि आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई नीड दिस, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन ईगो है समझदार, ईगो को पता है कि जब ये अगर इतना ज्यादा कुछ अगर डिमांडिंग हो रहा है तो सुपर ईगो आएगा अभी पिक्चर में, एंड सुपर ईगो इसको रिप्रेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ईगो को ये सारी बातें पता है, इसको नहीं पता उतना अभी, ठीक है, बिकॉज इट इज सेल्फिश इन नेचर, उसको बस अपने काम से मतलब है। तो यहां पे सुपर ईगो आएगा इधर, मतलब आया नहीं है अभी, लेकिन ईगो को पता है कि सुपर ईगो भी बैठा है यहाँ पे, और ये अगर इसने बहुत ज्यादा कुछ हरकत की, बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गया, तो सुपर ईगो इसको चेक करेगा एंड इवेंचुअली इसको पनिश भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब सोच सोच के, इतना सब कुछ कर करके ईगो में क्या है ना, टेंशन उत्पन्न होने लग जाती है, ईगो टेंस्ड हो जाता है। किसकी वजह से, आईडी की वजह से। सुपर ईगो अभी पिक्चर में आया नहीं है, लेकिन इसको पता है कि सुपर ईगो है, और अगर इसने बहुत ज्यादा डिमांडिंग हुआ ये आईडी, तो सुपर ईगो आके इसको सप्रेस करेगा, एंड मुझे फिर इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होगा, और फिर मुझे इन दोनों के बीच में आके बैलेंस करना पड़ेगा, तो मेरा काम तो बढ़ जाएगा, राइट। तो इसलिए ईगो को जो है यहाँ पे इस स्टेज पे टेंशन होने लग जाती है, एंड उसका मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन है आईडी के जो प्रिमिटिव इमोशंस एंड इम्पल्सेस होती हैं वो, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा डर आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे भी डर हो रहा है ना ईगो को। ईगो को किस चीज का डर हो रहा है, ईगो को वजह तो ये है, लेकिन ईगो को डर किस चीज से है कि इसको ये पता है कि इसकी वजह से सुपर ईगो आएगा और इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक। तो एक अनकॉन्शियस फियर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। कॉन्शियस फियर नहीं है, मतलब ऑलरेडी कुछ नहीं हो रहा है, बट एक अनकॉन्शियस फियर है जो ईगो को पता है, एंड उसकी वजह से यहाँ पे एंग्जाइटी डेवलप हो रही है। ओके, सो वी कैन राइट हेयर अनकॉन्शियस फियर। अगर आई होप ये तो विजिबल होगा इतना, अगर नीचे का एक दो लाइन विजिबल नहीं होगा तो आई विल एडजस्ट द स्क्रीन, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारा कोई भी एक प्रिमिटिव इमोशन उठाते हैं, जैसे एग्रेशन है, एग्रेशन एक प्रिमिटिव इमोशन है, ठीक। तो
अगर हमारी सपोज किसी से लड़ाई हो गई है या हमें ऐसा लगता है कि बेवजह हमसे कोई लड़ाई कर रहा है और हमें बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है, ठीक है, एंड हमें पता है कि वो सिचुएशन ऐसी है कि अगर वहाँ हमने गुस्सा किया, सपोज आपसे कोई सुपीरियर है, ठीक है, आपका कोई बॉस है, या आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे कि गुस्सा करना आपको हानि पहुंचा सकता है, आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं लेकिन आपको गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? प्रिमिटिव इमोशन एक तरफ से, आईडी की तरफ से उठ रहा है कि गुस्सा करना है, गुस्सा करना है, लेकिन आपको पता है, आपकी सुपर ईगो को ये पता है कि अगर आप गुस्सा करेंगे उस सिचुएशन में, गुस्सा करना ठीक नहीं है, सुपर ईगो रोकने तो आएगी, लेकिन उससे पहले ईगो ही समझदार है। ईगो सोचता है कि अगर यहाँ पे गुस्सा इसने किया तो रूल ब्रेक हो जाएगा, सुपर ईगो आएगा, वो इसको करने नहीं देगा, इनके दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उसी चक्कर में जो ये टेंशन डेवलप होती है वो हमारी ईगो के अंदर डेवलप होती है, बट दिस इज बिकॉज ऑफ एन अनकॉन्शियस फियर, क्योंकि गुस्सा अभी तक हमने रिप्रेजेंट किया नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप के कोई भी प्रिमिटिव इमोशन जब हमारे बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, तब ईगो को अपने आप ही एक थ्रेट फील होने लग जाता है, एक अनकॉन्शियस फियर आ जाता है कि अब कुछ ना कुछ सुपर ईगो एंड आईडी की कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा एंड उससे फिर मेरे को परेशानी होगी। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे फियर आ गया आपका अनकॉन्शियस फियर, यहाँ पे आपका फियर था कॉन्शियस फियर। अच्छा, ये था एक्सटर्नल थ्रेट्स की वजह से, और ये किसकी वजह से है? ये हमारी इंटरनल इनसिक्योरिटीज की वजह से, राइट। तो इसमें एक पॉइंट बन गया इंटरनल इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटी ही है ना, ईगो को इनसिक्योरिटी ही हो रही है ना, जैसे जैसे वो इसकी इम्पल्सेस देख रहा है, तो ईगो को एक अंदर से इंटरनल इनसिक्योरिटी हो रही है। बाहर का कोई डर नहीं है कि बाहर से आके कोई हार्म करेगा किसी को, है ना, अंदर से ही इसको डर आ रहा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनल इनसिक्योरिटी एंड अनकॉन्शियस फियर, ठीक है। सो आई होप आपको ये दो टाइप की एंजाइटी अभी क्लियर है। हम नेक्स्ट करेंगे मॉरल एंजाइटी, विच इज अ थर्ड एंजाइटी गिवन बाय सिगमंड फ्रूइड। सो आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द थर्ड वन। ओके, आई थिंक ये विजिबल तो कंप्लीट है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता देती हूँ अभी, जैसे यहाँ पे रियलिटी एंजाइटी है, वो किस पे बेस्ड है? पूरी ईगो पे, ईगो की वजह से ही आ रही है वो, है ना, क्योंकि रियल फियर को ईगो ही एक्सपीरियंस कर पा रहा है। और यहाँ पे न्यूरोटिक एंजाइटी का मेन रीजन कौन है? आपका आईडी, ठीक है। यहाँ पे रीजन आ रहा है मेनली आईडी। सो आप नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, I think it might be done. Okay, so हमारी थर्ड एंजाइटी है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूइड, मॉरल एंजाइटी। ओके, अच्छा ब्लू से लिखा था, ब्लू से लिख देती हूँ। मॉरल एंजाइटी, अब नाम से ही पता चल रहा है मॉरल है तो मतलब कि एथिक्स की, वैल्यूज की, इन सब की बात आएगी, एंड इन सब की बात आएगी, मॉरल की बात आएगी, तो कौन पिक्चर में आएगा? सुपर ईगो, ठीक है। सो जब हम कोई रूल ब्रेक करते हैं या हम किसी मॉरल को फॉलो नहीं करते, एथिक्स को फॉलो नहीं करते, तो वहाँ पे क्या होता है? सुपर ईगो पिक्चर में आता है एंड हम किसी ना किसी गिल्ट में चले जाते हैं, राइट, ऑफ नॉट डूइंग समथिंग राइट। ओके, कि हमने कुछ ठीक नहीं किया, इस टाइप की हमें गिल्ट आने लग जाती है, एंड इन द प्रोसेस ऑफ फीलिंग दैट गिल्ट हमें टेंशन होने लग जाती है, हमें एंग्जाइटी होने लग जाती है, ठीक है। सो इसमें
अब फियर क्या हुआ, इसमें फियर हुआ फियर ऑफ वायलेटिंग द नॉर्म्स, द रूल्स, द मॉरल्स, वैल्यूज, ठीक है। सो इस फियर की वजह से ये एंजाइटी आती है। comes from a fear of violating rules, values and moral codes and moral codes। एंड इसमें क्या होता है, हम गिल्ट में चले जाता है इंसान। गिल्ट में जाने के बाद ही उसको ये एंजाइटी होने लग जाती है। गिल्ट और शेम ऑफ व्हाट, ऑफ नॉट डूइंग समथिंग राइट, ठीक है। कि मैंने कुछ ठीक नहीं किया, इस चीज में बार बार गिल्ट में चला जाता है इंसान एंड देन उसको ये मॉरल एंजाइटी होने लग जाती है। अब इसके एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। सपोज अगर किसी ने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए तो उसको बाद में कुछ एंजाइटी होने लग जाती है कि ये गलती हो गई मुझसे। इन केस कि अगर वो बहुत मॉरल वैल्यू वाला इंसान है तो, एंड या फिर कुछ सोशल नॉर्म्स अगर उसने फॉलो नहीं किए, देन एंजाइटी हो जाती है, किसी गिल्ट में चला जाता है इंसान, स्पेशली सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स की वजह से, एंड देन उसको मॉरल एंजाइटी होने लग जाती है। तो आई होप दिस इज प्रेटी मच क्लियर टू यू। बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है। हाँ, इसमें अगेन अगर हम बात करें, अब जैसे हमारा रियलिटी एंजाइटी वॉज ड्यू टू ईगो, दिस another one was neurotic anxiety, it was due to ID, and this one moral anxiety is due to super ego। तो ये हमें क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ये सुपर ईगो की वजह से हुआ है। एंड यहाँ पे जो फियर है वो फियर ऑफ वायलेटिंग द रूल्स है। पहले केस में था कॉन्शियस फियर, सेकेंड में था अनकॉन्शियस फियर, और यहाँ पे फियर है ऑफ वायलेटिंग द रूल्स, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अब इसके बाद है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म्स का, ठीक है। अब डिफेंस मैकेनिज्म से पहले हम देखते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, राइट। इस टॉपिक का दो पोर्शन है, एंजाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म्स। एंजाइटी का पार्ट हमारा खत्म हो गया है, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। 3 टाइप के एंजाइटीज के बारे में उन्होंने जो बात की। एंड अब हमारा है डिफेंस मैकेनिज्म्स का, ठीक है। सो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले न्यूरोटिक एंजाइटी समझाते हुए आपको बताया कि ईगो हमारा बीच में आता है पिक्चर में, ठीक है। तो एक तरफ तो होता है आपका आईडी, ठीक है। आईडी से अगेन वही प्रिमिटिव इमोशंस एंड इम्पल्सेस निकल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से पहले ही ईगो जो है थ्रेट में होता है, ठीक है। क्योंकि ईगो को पता है कि सुपर ईगो बैठा हुआ है, एंड जैसे ही वो इसके काम देखेगा वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा इसके साथ, एंड देन मुझे सुलझाने के लिए आना पड़ेगा। तो उसकी पहले से ही टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। एंजाइटी होने लग जाती है ईगो को उसी चीज से। एक तो ये थ्रेट है, फिर क्या है कि सुपर ईगो जो है, अब सपोज करो कि वो इतने ज्यादा इसके इंपल्सेस बढ़ चुके हैं कि सुपर ईगो एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट कर बैठता है इसके साथ, ठीक है। तो एक तो फियर ऑफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन, वो वाला फियर आ गया ईगो के पास। एक एक्चुअल का भी फियर आ गया यहाँ पे कि इनका कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लो जी अब मुझे एक और थ्रेट मिल गया, ठीक है। तो अब इसको और एंजाइटी हो जाएगी। तो ईगो को यहाँ से आईडी के इंपल्सेस की वजह से पहले से ही एक थ्रेट मिल जाता है, फिर इनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक और थ्रेट मिल जाता है, ओके। सो अब क्या होता है, अब ईगो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एंजाइटी से भर जाता है। यहाँ पे ईगो की अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है
एंजाइटी ही एंजाइटी। अब ऐसी स्थिति में ईगो क्या करता है? ऐसी स्थिति में ईगो अपनी उस एंजाइटी को ना दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड वो कैसे करता है? वो करता है अनकॉन्शियसली कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव प्रोसेस यूज करता है जिसकी वजह से उसके अंदर जो एंजाइटी उठ रही है वो प्रकट ना हो, ठीक है। और ये जो प्रोटेक्टिव प्रोसेसेस ये यूज करता है इस एंजाइटी को ओवरकम, नॉट टू शो, हाइड करने के लिए प्रोटेक्टिव प्रोसेसेस यूज करता है ईगो। एंड दीज प्रोसेसेस आर अनकॉन्शियस इन नेचर, ठीक है। कॉन्शियसली आपको नहीं दिखेगा ये प्रोसेस, दीज आर द अनकॉन्शियस इन बिल्ड प्रोसेस होते हैं, क्योंकि अगर कॉन्शियसली वो करेगा तो इसका मतलब वो अपने उस फियर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है, ये अनकॉन्शियसली करता है एंड अनकॉन्शियसली ये करता है थ्रू सम प्रोटेक्टिव प्रोसेसेस। और इन प्रोटेक्टिव प्रोसेसेस को ही सिगमंड फ्रॉइड ने नाम दिया डिफेंस मैकेनिज्म्स का, ठीक है। अब इन डिफेंस मैकेनिज्म्स का जो नाम दिया इसने, सिगमंड फ्रॉइड ने जो नाम दिया डिफेंस मैकेनिज्म्स का, उनकी दो खास बातें होती थी, ठीक है। एक तो ये कि ये अनकॉन्शियसली अपीयर होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो रियलिटी होती है ना उसको चेंज, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, या जो रियलिटी है उसको झुठलाने की कोशिश करते हैं, ठीक। अगर उसको झुठलाएंगे नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तब तो वो चीज़ आपके कॉन्शियसनेस में आ जाएगी, है ना। एंड फिर उसके ऊपर तो कॉन्शियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं आएगा। फिर उसके लिए थेरापीज या कुछ एक्टिविटीज जो आप आउटसाइड वर्ल्ड में परफॉर्म करेंगे वो आएंगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से बॉडी की इनबिल्ट मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें कि जब ईगो को एंजाइटी होती है तो ईगो अपने अंदर के कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स को, कुछ प्रोटेक्टिव प्रोसेसेस को यूज करता है अनकॉन्शियसली, ठीक है। और वो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि रियलिटी को झुठलाते हैं, ठीक है, जो रियलिटी को मानने को तैयार नहीं होते कि मेरे को किसी चीज की एंजाइटी हो रही है, ओके। ये प्रोसेस चलता रहता है अनकॉन्शियसली। अब ये थोड़ा सा और क्लियरली समझ आएगा, आई होप थोड़ी डेफिनेशन के लेवल पे समझ आया होगा अभी तक। लेकिन जो सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स दिए वो अभी हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, मैनी ऑफ देम, नॉट ऑल। जितने आपके सिलेबस में उतने ही स्टडी करेंगे हम। आपके सिलेबस में आई थिंक 9 दिए हुए हैं, तो वो सारे स्टडी करेंगे। एंड फिर आपको और अच्छे से ये डेफिनेशन क्लियर होगी कि कैसे वो हाइड करता है या कैसे फॉल्सीफाई करता है रियलिटी को। डिफेंस मैकेनिज्म ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि मुझे कोई एंजाइटी हुई है, ठीक है। एंड अनकॉन्शियसली ये प्रोसेस चलता है। रीजन मैंने बता दिया, कॉन्शियसली अगर होगा तो वो चीज़ मतलब कि सॉल्व भी फिर कॉन्शियसली होगी, ठीक है। वो दैट विल नॉट बी अ डिफेंस मैकेनिज्म सॉल्विंग। तो आप, आई होप आपको ये एंजाइटी कैसे आ रही है ये ईगो के लेवल पे वो क्लियर है अब। और डिफेंस मैकेनिज्म क्यों ईगो फॉलो करता है, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये ईगो के द्वारा ही फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि एंजाइटी ईगो को ही हो रही है, राइट। एंड अनकॉन्शियसली फॉलो किए जाते हैं। दीज आर द प्रोटेक्टिव टेक्निक्स, ये छुपाने के लिए कि मुझे एंजाइटी हो रही है, ओके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन वन बाय वन हम लोग करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म्स, ओके। दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लें। Yeah, I think it's clearly visible. No need of adjusting the screen. Okay, let me clear it now. ओके, सो आई होप आपको डिफेंस मैकेनिज्म का आइडिया क्लियर है। एंड अब हम करेंगे फ्रॉइड के कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स जो उन्होंने दिए हैं, ठीक है, विच आर लिस्टेड इन योर सिलेबस और योर बुक। बट उनको अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे सो दैट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो।
फ्रूइड्स डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है, और यू कैन से बेसिक। सो फर्स्ट वन जो है वो फ्रूइड का है, डिनायल मैकेनिज्म जो दिया। अच्छा, ये चीज़ बिल्कुल याद रखना कि जो दो प्रॉपर्टी थी डिफेंस मैकेनिज्म्स की, वो हमने क्या पढ़ी थी, एक तो अनकॉन्शियसली अपीयर होंगे ये डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है, दूसरा ये रियलिटी को फॉल्सिफाई करेंगे, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे या डिस्टॉर्ट करेंगे, मतलब जो सही है उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको दिखाएंगे नहीं कि असलियत क्या है। मेनली घुमा फिरा के कुछ भी XYZ है लेकिन एंग्जाइटी नहीं है वही, ठीक है, जो रियल रीजन है एंग्जाइटी का वो नहीं है, कुछ और है, कहानी कुछ और ही है। तो इस तरीके से ये डिफेंस मैकेनिज्म्स आते हैं, ओके, अनकॉन्शियसली आते हैं एंड डिस्टॉर्टेड करके आते हैं रियलिटी को। ये दो पॉइंट याद रखना जिसकी वजह से ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म समझने में आसानी होगी। हालांकि मैं हर एक में एग्जांपल देके आपको बताऊंगी कि कैसे वो रियलिटी को उजागर नहीं करते हैं, कैसे हाइड करते हैं वो सब चीज़ें। सो डिनायल में क्या होता है, डिनायल का मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब मना कर देना, किसी चीज़ को साफ मना कर देना। तो ये तो सबसे पहला ही हो गया कि कुछ रियलिटी है किसी चीज़ के, एंड आप करें नहीं नहीं ऐसा है ही नहीं, ओके। सो क्लेमिंग और बिलीविंग दैट व्हाट इज ट्रू टू बी एक्चुअली फॉल्स, ठीक, क्लेमिंग और बिलीविंग दैट व्हाट इज ट्रू टू बी एक्चुअली फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है इंसान कि जो ट्रूथ होता है उसको सीधा सीधा फॉल्स ही डिक्लेयर कर देता है, मतलब कुछ और शुगर कोट करके इधर उधर इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि डायरेक्टली ट्रूथ को फॉल्स ही डिक्लेयर कर देता है। एंड ऐसा जनरली कब आता है, जब हमें ये डर हो कि किसी चीज़ को बताने से, ये जनरली मोरल एंग्जाइटी के टाइम पे, ठीक है, कि अगर हम कुछ चीज़ हमारी पता चल गई, हमने कि ये वाली एंग्जाइटी हो रही है हमको, हमने कुछ ऐसी गलती कर दी है, तो हम गिल्ट में चले जाएंगे, ठीक है। सो इसमें जनरली कौन से आते हैं, जैसे ज़्यादातर एग्रेशन, जिसमें कि हम सोशली कहीं पे ऐसा होता है कि एग्रेशन हम नहीं शो कर सकते, तो वहाँ पे हम किसी ना किसी एंग्जाइटी में होते हैं अंदर से कि गुस्सा आ रहा है, तो सामने वाला जब हमें पूछता है कि आर यू फीलिंग एंग्शियस, आर यू फीलिंग एंग्री, हम कहते हैं नो नो मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आ रहा, राइट, हम सीधा डिनायल मोड में चले जाते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। या फिर कुछ इस टाइप की फीलिंग्स जो कि सोशली एक्सेप्टेड नहीं होती, उन चीज़ों को भी हम कभी भी मतलब जनरली जो है इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उस चीज़ की वजह से उसको एंग्जाइटी होती है कि अगर ये चीज़ मैंने एक्सप्रेस कर दी तो ऑफकोर्स आई विल गो इनटू गिल्ट, ठीक है। तो वो ऐसी फीलिंग्स के लिए जो कि सोशली एक्सेप्टेड नहीं है किसी भी पर्सन के प्रति, तो वो सीधा डिनाइल मोड में ही रहते हैं पर्सन उस टाइम पे कि नहीं मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स ही नहीं है कि मैं बताऊं इस टाइप की चीज़। तो इस तरीके से इसमें एंग्जाइटी, जो मॉरल एंग्जाइटी है उसके केस में डिनाइल मैकेनिज्म बहुत आता है सामने। तो इसके एग्जाम्पल में आप यही लिख सकते हैं जैसे कि एग्रेशन या फिर फीलिंग्स दैट आर नॉट एक्सेप्टेड सोशली, ठीक है। एंड इसमें इवेंचुअली क्योंकि इंसान जो है गिल्ट में चला जाता है, तो ये एक हिंट के तौर पे कीवर्ड है यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मैकेनिज्म दिया इन्होंने, डिफेंस मैकेनिज्म, इट वाज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता ही है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना किसी चीज को, ठीक है।
तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह बदल दी, शिफ्ट कर दिया ओरिजिनल जगह से, ठीक। तो इसमें क्या है, रीडायरेक्टिंग इमोशंस टू अ सब्स्टिट्यूट टारगेट, रीडायरेक्टिंग इमोशंस टू अ सब्स्टिट्यूट टारगेट, ठीक है। आपको याद हो मैंने ये बताया था कि या तो सीधा ही मना एंजाइटी में फॉल्सिफाई क्या करते हैं, या तो सीधा ही एंजाइटी को फॉल्सिफाई कर देते हैं कि ये ट्रूथ नहीं है, मुझे कोई एंजाइटी नहीं हो रही, या फिर रीजन को भी डिस्टॉर्ट करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, अगर मेरे को कुछ फील भी हो रहा तो दिस इज नॉट द रीजन, समथिंग एल्स इज द रीजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो अपने इमोशंस हैं, जिसकी वजह से वो इमोशन आए हैं, जिसकी वजह से हमें वो एंजाइटी फील हो रही है, हम उस पर्सन पे ना निकाल के किसी और चीज़ पे या किसी और पर्सन पे या पेट पे लोग बहुत निकालते हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को एंजाइटी है ड्यू टू सम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, ठीक, ऐसे बहुत सारे केसेस होते भी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो और उनको बहुत उस टाइम पे एंजाइटी हो रही है गुस्से की वजह से उस पर, लेकिन वो उस पर्सन को नहीं कह पाते, एंड देन वो क्या करते हैं, बाद में जाके अपने पेट को जो है उसको हार्म करने की कोशिश करते हैं, वो गुस्सा उसके ऊपर निकालते हैं। तो कई बार ऐसे लोग बोलते भी है ना कि किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकालना, ठीक है। तो उस टाइम पे तो वो अपनी एंजाइटी को वहाँ छुपा जाते हैं उस गुस्से की वजह से जो एंजाइटी उत्पन्न होती है, लेकिन बाद में वो इमोशंस तो स्टिल रहते हैं ना उसके अंदर, गायब तो नहीं हो गए हैं, लेकिन फिर वो बाद में जो है कहीं और जाके निकलते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि आपके जो इमोशंस हैं वो एक टारगेट से दूसरे टारगेट पे शिफ्ट हो गए। टारगेट ओरिजिनली कोई और था, लेकिन गुस्सा किसी और पे निकाल दिया, दैट इज अ सब्स्टिट्यूट टारगेट, ठीक है। आई होप ये समझ आया। इसमें आप एग्रेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें फैमिली मेंबर का एग्रेशन जो है पेट पे निकाल देते हैं लोग, which is really very wrong thing, ठीक है। Then third is intellectualization, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है कुछ ज्यादा ही मतलब दिमाग लगा के किसी चीज को ठीक ठीक बताना, ओके। इसमें क्या है, टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पता है ना आप लोगों को। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन कोई चीज़ जो होती है वो सब्जेक्टिव कहलाती है, हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है वो। एंड ऑब्जेक्टिव क्या होती है, जनरल कैटेगरी में ऑब्जेक्टिव चीज़ें आ जाती हैं। तो अब इस केस में क्या होता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन की यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ को जनरल तरीके से बताने की कोशिश की जाती है। टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट ले लेते हैं। दुख तो खुद को हुआ होता है, इंसान को एंग्जाइटी होती है, उस वजह से खुद को परेशानी हुई होती है, किसी चीज़ की वजह से खुद को दुख हुआ होता है, लेकिन वो अपना वो दुख जाहिर करने की बजाय क्या कहता है, ये तो सभी के साथ होता है, ये तो मतलब उस चीज़ को नॉर्मलाइज या जनरलाइज करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सुना होगा आज की डेट में बहुत ज़्यादा जॉब्स से ले ऑफ हो रहे हैं, राइट। बहुत सारी न्यूज़ भी पिछले कुछ मंथ्स में आई हैं एंड आती रहती हैं कि दिस कंपनी ने, दिस फर्म ने इतने सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया, ठीक है। अब सपोज़ कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जिसने कुछ 20 साल तक एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है एंड अचानक से उसको फायर का नोटिस आ जाता है, उसे नौकरी से निकालने का नोटिस आ जाता है, ये बोल के कि टेक्नोलॉजी तो चेंज हो रही है, इट इज़ ऑल जो नई आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन आप जो है प्रीवियस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, यू आर नो मोर रेलिवेंट एंड कॉस्ट कटिंग करनी है हमें। 2-4 एग्जाम्पल्स दे के, 2-4 बहाने दे के एम्प्लॉय को बोलते हैं कि ठीक है, वी कैन नॉट अफोर्ड यू मोर, आप जाइए, ठीक है। सो अब इस केस में क्या होगा, उसको हार्म तो
इंडिविजुअली हुआ है, राइट। लेकिन इस केस में जैसे कुछ जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज को छुपाने के लिए इसको एक जनरलाइज रूप दे देंगे, एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट दे देंगे। और क्या बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि मैं अपना गुस्सा नहीं दिखाएंगे या अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाएंगे कि मेरे साथ गलत हुआ, मैंने तो 20 साल कंपनी को ऑनेस्ट तरीके से सर्व किया, पूरा मेहनत किया, राइट। अब माई एम्प्लॉयर इज नॉट फेथफुल विद मी, ठीक है, कि अचानक से आके एकदम से बोल दिया, ठीक। तो ये उसके अंदर बहुत टाइप की फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन वो इस जगह पे ये चीजें नहीं बोलेगा। वो क्या कहेगा, हाँ आजकल ये चल ही रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो लोग जो है फायर कर रही है, हर कंपनी कर रही है, हमारी भी कर रही है। इस तरीके से जो है वो अपने एक खुद के पर्सनल दुख को, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को ना दिखा के उस चीज को जनरलाइज एक बहाने के रूप में दिखा देगा, जनरलाइज व्यू पॉइंट, एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट के रूप में दिखा देगा, ठीक है। सो इस टाइप में जो एंजाइटी छुपाई जाती है उसको कहते हैं हम इंटेलेक्चुअलाइजेशन या फिर ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट देना अपने एंजाइटी को छुपाने के लिए। इसमें एग्जाम्पल आप यही लिख सकते हैं ले ऑफ्स का, इसको एक्सपेंड तो आप कर ही लेंगे क्योंकि मैंने समझा दिया अच्छे से, ठीक है। सो अभी 6 और बची हैं हमारी एंजाइटी, वो अभी हम करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप ये देखना कि आपको जब ये एग्जाम्पल समझ आएंगे तो आप जिस टाइप का बिहेवियर देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा भी होगा, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, कि कौन पर्सन किस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है एंड इसके पीछे वो किस चीज़ को जो है रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहा। तो यू विल फाइंड आउट मोर थिंग्स, ठीक है। स्पेशली व्हेन यू काउंसिल पीपल, आपको ये चीज़ जो है समझने में और फर्दर डिग डाउन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि बिहेवियर की जब नॉलेज होगी तो हम और रूट कॉज तक, डीप लेवल तक जा सकते हैं अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो आप ये एग्जांपल्स आई होप आपको क्लियर हैं, एंड ये 3 प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म्स भी प्लीज़ आप इनका स्क्रीनशॉट लें एंड देन वी विल डू द फर्दर डिफेंस मैकेनिज्म्स। Okay, I think it might be done. ओके, सो आई होप आपको 3 जो हमने अभी तक डिफेंस मैकेनिज्म्स किए हैं वो क्लियर हैं। अब हम करते हैं अपना 4th, विच इज़ प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन का एक सीधा सीधा मतलब है ब्लेम गेम, ठीक है। ये आप लेमन लैंग्वेज में इसका मतलब याद रख सकते हैं कि ब्लेम गेम होता है प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो खुद हम कर रहे होते हैं वो चीज़ हम सोचते हैं कि अगर मेरी किसी को पता चल गई ना कि इस चीज़ की वजह से मुझे ये फील हो रहा है या मुझे किसी चीज़ का डर सता रहा है, तो उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होगा मेरे ऊपर या मेरे आसपास के लोगों पे। तो इसकी वजह से वो क्या करता है, वो सेम चीज़ का किसी और के अंदर कोई रीज़न ढूंढता है और उसको ब्लेम कर देता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो एट्रीब्यूटिंग अनकंफर्टेबल फीलिंग्स टू अदर्स, attributing uncomfortable feelings to others, ठीक है। मतलब उसको जिस चीज की वजह से एंजाइटी हो रही है उस चीज की वजह से उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आएंगी, ठीक है। लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरी किसी बात की वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ रही हैं। वो रादर क्या करेगा, सेम टाइप की चीज़ किसी दूसरे में ढूंढेगा एंड कहेगा कि ये क्योंकि ऐसे करता है ना, इसकी वजह से मुझे बड़ा एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को बड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ रही हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल सपोज 2 फ्रेंड्स हैं एंड एक है जिसको ब्रिज क्रॉस करने से डर लगता है, उसको बड़ी एंग्जाइटी होती है, ठीक है। अब साथ वाले ने हो सकता कभी बातों बातों में ये बोल दिया हो कि यार मुझे हाइट से डर लगता है, ओके। अब वो चल रहा है, जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे हाइट से डर लगता है,
हालांकि हो सकता है उसको वो उतनी हाइट से नहीं लगता होगा जितनी हाइट से वो ब्रिज क्रॉस कर रहा है, लेकिन जो ब्रिज क्रॉस कर रहा है उसको एंग्जाइटी फील हो रही है, और वो नाम किसको देगा, वो दोषी किसको ठहराएगा इस केस में, कि जिसको हाइट से डर लगता है। ठीक है, तो दोनों ही अगर क्रॉस नहीं डिसाइड करेंगे कि क्रॉस नहीं करना है, तो वो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा कि मुझे भी ब्रिज क्रॉस करने में डर लगता है, वो कहेगा इसकी वजह से हमने ब्रिज क्रॉस नहीं किया क्योंकि इसको हाइट से डर लगता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। या फिर जैसे इसका एक बहुत एग्जाम्पल जनरली रिलेशनशिप्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मेल है जो कि ऑलवेज बहुत इंटरेस्टेड है आउटसाइड फीमेल्स में, ओके, एंड जब वो ये देखता है कि इन केस अगर उसकी वाइफ, उसकी पार्टनर भी अगर बाई चांस उसने कभी देख लिया कि शी इज टॉकिंग टू सम ऑफ द गाय इन अ वेरी गुड मैनर और शी इज इंटरेस्टेड इन सम ऑफ द गाय, तो वो अपनी उस चीज को छुपाने के लिए वो उसको ब्लेम करेगा कि वाई यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, हालांकि उसको खुद को पता है कि मेरा ये बिहेवियर है, उसकी वजह से वो खुद अनकंफर्टेबल रहता है अंदर ही अंदर, कि ही नोज इट कि ये गलत है कहीं ना कहीं, एंड अनकंफर्टेबल रहता है, लेकिन उस चीज़ को वो अपने आप मानने को तैयार नहीं होता कि मेरे अंदर ये गलती है, मैं कुछ गलत थॉट्स में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन जब वो सेम चीज़ किसी और में देखता है तो बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है एंड ब्लेम करना शुरू कर देता है कि तुम्हारी इस वजह से मुझे एंग्जाइटी हो रही है, हालांकि जो एंग्जाइटी हो रही होती है वो अपनी खुद की वजह से हो रही होती है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे होते हैं चीज़ें जिसमें कभी कभी आप खुद भी देखते होगे कि कई बार आपको ऐसे लोग ज्ञान दे रहे होते हैं किसी चीज़ के ऊपर जो कि खुद उनकी चीज़ वो फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। ओके, तो कई बार ये चीज़ भी उसी चीज़ का परिणाम होती है कि खुद अपने लाइफ में कुछ वो चीज़ गलत चल रही होती है एंड उसको वो इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो वो किसी दूसरे में उस चीज़ की सेम कमी निकाल के उसको शो कर रहे होते कि दिस इज़ नॉट गुड, मतलब बड़ा चढ़ा के उसको बताते हैं कि बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है तुमको ऐसे देख के। सो आई होप ये आपको क्लियर है। तो इसमें आप, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि अगर मैंने अपना दिखा दिया डर तो इसका इम्पैक्ट जो है बाहर के लोगों पे अच्छा नहीं पड़ेगा, मतलब उसको डर रहता है कि पता नहीं लोग मेरे को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसमें आप 2 फ्रेंड्स वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसको एक को ब्रिज से जाने में प्रॉब्लम थी, एक को हाइट से डर था। ठीक है, या फिर आप रिलेशनशिप्स वाले एग्जाम्पल्स इसमें लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज योर रेशनलाइजेशन। अब रेशनल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल, कुछ चीज जो कि सेंस हो, किसी चीज की सेंस बने, कोई ऐसी बात करे जिसकी कोई सेंस बने तो वो हो गई कि रेशनल बात, लॉजिकल बात। ठीक है, तो अब रेशनलाइजेशन का मतलब क्या? यहाँ पे बड़े स्मार्ट तरीके से जो है एंग्जाइटी को छुपाने की कोशिश की जाती है। वो कैसे? कि क्रिएटिंग फॉल्स बट रैशनल और क्रेडिबल जस्टिफिकेशन। क्रिएटिंग false but rational या फिर credible justifications। ठीक है, वो क्या है कि जैसे सपोज किसी ने कोई गलत काम कर दिया, सपोज मॉरली कुछ गलत कर दिया, अब उसको पता है कि मैंने गलत कर दिया, अब दूसरों को बताना पड़ेगा कि मैंने ऐसा किया, तो वो क्या करेगा? अब काम तो ऐसा है जो सबको दिख रहा है कि इसने ये किया, लेकिन वो रीजन कुछ उसका ऐसा देगा, ऐसा लॉजिकल रीजन देगा कि सामने वाला सोचेगा हाँ यार इसकी मजबूरी थी, इसने कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हालांकि ये रीजन नहीं होता। ओके, वो इसीलिए मैंने बोला कि बड़े स्मार्ट तरीके से उसका आंसर दिया जाता है। फॉल्स जस्टिफिकेशन वो देते हैं इस केस में। एग्जाम्पल, जैसे सपोज कोई कस्टमर बन के किसी शॉप में गया है, ठीक, और वो क्या करता है कि
वहाँ से कुछ खाने की सपोज एक चॉकलेट वो चुरा लेता है। बाद में पता चल जाती है कि अच्छा इसने ये चॉकलेट चुराई है, तो वो जस्टिफिकेशन क्या देगा, बहुत महंगाई है और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत पुअर बैकग्राउंड से हूँ, या जो भी कुछ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, हालांकि रीज़न ये नहीं था, रीज़न था यही कि उसको चोरी करनी थी। ही वॉज जस्ट enjoying the act of stealing something from a shop. ओके, लेकिन पकड़ा गया तो उसने जो है इस टाइप से रीज़न देने शुरू कर दिए कि जिससे उसके अंदर की जो असलियत है वो ना दिखे। ओके, सो इस तरीके से जो एक्ट तो असलियत में परफॉर्म किया जाता है जो कि गिल्ट भरा होना चाहिए, लेकिन उसको गिल्ट से बचाने के लिए क्या करते हैं कि ऐसी कोई जस्टिफिकेशन देते हैं जो कि बड़ी लॉजिकल सी साउंड करे। अब कोई जिसने चुराया होगा ये शॉप से ऐसे चॉकलेट, जो मैंने एग्जांपल दिया, तो कोई सुनेगा तो कोई यही कहेगा ना कि चलो कोई बात नहीं, भूख लग रही थी, पैसे नहीं थे, इसने ले लिया, आगे से मत करना ऐसे, है ना। तो इस टाइप से उसको कोई उसके बारे में बुरे ख्यालात नहीं बनाएगा। सो इसमें आप स्टीलिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जिस सेंस में मैंने दिया उसी सेंस में, ठीक है। एंड देन नॉट ऑल स्टीलिंग, तो मैं अभी यहाँ पे पॉइंटर ही लिख रही हूँ, ठीक है, तो इनको एक्सपेंड आप कर लेना। नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम इंसान जो है वो ओवर एक्टिंग करता है, अपने रियल रिएक्शन को छुपाने के लिए इतनी ओवर एक्टिंग करता है कि पूरा रिएक्शन ही पलट देता है। ठीक है, ओवर एक्टिंग इन ऑपोजिट वे टू द फियर। एक्टिंग इन एन ऑपोजिट वे टू द फियर। ठीक है, जब कोई कुछ काम करता है जिसकी वजह से उसको डर लगता है कि ये मैंने कुछ गलत किया या गलत सोचा, तो वो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट ही अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन अ सोशल नॉर्म, if some person likes a married woman, तो this guy knows that this is against moral values in society, right? So he knows that in that way he is doing something wrong. तो वो क्या करेगा, वो अपने इस रिएक्शन को, कि किसी को ये ना लगे कि मैं लाइक करता हूँ इस पर्टिकुलर वुमेन को, वो क्या करेगा, वो इतना ओवर रिएक्ट करेगा कि वो डिसलाइक शो करने लग जाएगा उस पर्टिकुलर लेडी के प्रति। ठीक है, सो उसके बिहेवियर में, उसके थॉट्स में, उसकी कॉन्वर्सेशन में, बातों में हमेशा यही प्रतीत होगा कि जैसे ये इस इंसान को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। ओके, तो इतना ओवर एक्टिंग करके उस चीज़ को छुपाया जाता है। ओके, सो आई होप ये भी तीनों आपको क्लियर हैं। प्रोजेक्शन में जो है हमारी जो अनकंफर्टेबल खुद की फीलिंग्स होती हैं उनको छुपाया जाता है, किसी और के ऊपर थोप दिया जाता है उसका जिम्मा। रैशनलाइजेशन में जो है असली रीज़न को छुपाया जाता है जिसकी वजह से ये हुआ है, एंड कुछ भी जस्टिफिकेशन दे दी जाती है जो कि बड़ी लॉजिकल साउंड करती है। रिएक्शन फॉर्मेशन में जो है, जो असलियत का रिएक्शन होता है उसको छुपाया जाता है, एंड ओवर एक्टिंग करके एकदम उसका ऑपोजिट रिएक्शन निकाला जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल भी वही दे सकते हो, लाइक डिसलाइक का। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड देन 3 और बच गए हैं, वो हम अभी कर लेते हैं। Okay, I think it might be done.
ओके, सो 6 कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट इज रिग्रेशन. 7th रिग्रेशन. रिग्रेशन का मतलब समझ ही गए होंगे, पीछे जाना किसी चीज़ में, है ना. सो इसमें क्या होता है कि इंसान जो है अपने बचपने में चला जाता है जब उसको कुछ एंग्जाइटी होती है तो, ठीक है. गोइंग बैक टू एक्टिंग एज चाइल्ड. और इसमें क्या बिहेवियर्स आते हैं, जैसे कि बच्चों की तरह खाना खाने लग जाना या फिर कार्टून्स देखने लग जाना, राइट. क्योंकि जब इस टाइप की कोई एंग्जाइटी हो रही होती है और जब वो ये सब चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं, दोबारा अपने बचपने में चले जाते हैं, तो दे फील वेरी रिलैक्स एंड दे फील लाइक केयरलेसनेस, जैसा कि ठीक है मैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा होता है वो चाहे कुछ भी करे उसको उसकी सब चीज़ें माफ़ होती हैं, राइट. तो उसी प्रकार से इंसान जो है जब उसके दिमाग में बहुत टेंशन एंग्जाइटी चल रही होती है तो कई बार क्या करता है, उस चीज़ को भुलाने के लिए वो रिग्रेशन में चला जाता है, अपने बचपने में चला जाता है, टू अगेन फील दैट केयरलेसनेस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है. सो जिसमें कि उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता कि लोग क्या मुझे कोई जज करेगा, क्या मुझे कोई पनिश करेगा किसी चीज़ के लिए, है ना. सो ये तो खुद ही एग्जाम्पल है चाइल्ड में चले जाना. वॉचिंग टीवी, ईटिंग लाइक चिल्ड्रन, वॉचिंग कार्टून्स, ठीक है. एंड केयरलेसनेस हो जाती है, बेसिकली बिंदास रहते हैं उस टाइम पे वो. देन नेक्स्ट इज रिप्रेशन. ओके, सो रिप्रेशन का फ्रूइड के केस में जो है बहुत महत्व है एंड उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा जो है कॉमन है. रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिप्रेस्ड कर देना, किसी चीज़ को उभरने ना देना, ठीक है. और इसमें क्या होता है कि फ्रूइड ने बताया कि जो हमारी अनकंफर्टेबल इमोशंस या फीलिंग्स होती हैं उसको हम कॉन्शियस लेवल तक नहीं आने देते, उसको हम वहीं रिप्रेस करके सबकॉन्शियस तक रखते हैं, ठीक है. पुशिंग अनकंफर्टेबल थॉट्स इनटू द सबकॉन्शियस. पुशिंग अनकंफर्टेबल थॉट्स इनटू द सबकॉन्शियस, ठीक है. एंड इसकी वजह से क्या होता है, फ्रूइड ने आगे बताया कि जब हम कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल फीलिंग्स या थॉट्स होती हैं कि जिनको हम सप्रेस करके सबकॉन्शियस तक ही लिमिट करते हैं, तो फिर वो जो चीज़ें होती हैं वो हमारे ड्रीम में आती हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक, या सिंबॉलिक ड्रीम्स के रूप में आती हैं, या फिर लोगों के एक्शन से झलकती हैं, ऐसे बिहेवियर से झलकती हैं जिसका कि कुछ लॉजिक समझ नहीं आता, ठीक है. अनएक्सप्लेन्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर के रूप में वो चीज़ें झलकती हैं. सो इसमें उन्होंने क्या बोला, एक तो सिंबॉलिक ड्रीम्स की फॉर्म में आती हैं. सिंबॉलिक ड्रीम्स इसका एक एग्जांपल हो गया. एक हो गया अनएक्सप्लेन्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ठीक है. एंड इस चीज़ के बारे में जो है फ्रूइड ने काफ़ी और चर्चाएं की हैं. ड्रीम्स के नाम से तो उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है एंड बुक्स भी लिखी हैं. सो आई होप ये क्लियर है कि रिप्रेशन में हमारी जो थॉट्स फीलिंग्स हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड तक सीमित रहती हैं एंड अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूइड फिर वो चीज़ें जो हैं हमारे या तो ड्रीम्स में उजागर होती हैं या फिर किसी अनएक्सप्लेन्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर के तरीके से वो सामने आती हैं, ठीक है. नेक्स्ट एक और है लास्ट आपकी बुक में मेंशन, विच इज सब्लिमेशन. ठीक है. अब सब्लिमेशन क्या होता है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने शायद ये टर्म
पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि सॉलिड से कोई चीज़ डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड वन स्टेट कौन सी, सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में, ठीक है। डे टू डे लाइफ में इसके एग्जाम्पल अभी हम आएंगे इसके ऊपर, डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर, बट एक बार सब्लिमेशन का आइडिया ले लो कि सब्लिमेशन होता क्या है। तो सब्लिमेशन वैसे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला एक वो है वर्ड, जिसमें कि सॉलिड से गैस में चीज़ जो है, मटेरियल जो है कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसका एग्जांपल डे टू डे लाइफ में आप पा सकते हैं कि जैसे रूम फ्रेशनर वगैरह लगाते हैं, जैसे ओडोनिल अगर सबने देखी हो तो ओडोनिल सॉलिड फॉर्म में होती है, राइट, लगी रहती है, कुछ 15-20 दिन के बाद वो गायब मिलती है। वो क्यों? क्योंकि वो जो पूरा जो सॉलिड ओडोनिल होता है वो गैस में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, उसके फ्यूम्स बन के फैल चुके होते हैं, जिसकी हमें फ्रेग्रेंस आती है, ठीक। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। तो किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं सब्लिमेशन, ओके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किस चीज़ का सब्लिमेशन होगा, देखो जरा, एंजाइटी किसकी वजह से आती है, मेनली यहाँ पे ईगो में आईडी की वजह से, या आईडी का सुपर ईगो के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से, ठीक है। एंड आईडी में मेनली क्या है जिसकी वजह से सब डिजायर्स एंड ऑल दोज थिंग्स आती हैं, वो है लिबिडो एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे जो सब्लिमेशन हो रहा है वो हो रहा है आपकी लिबिडो एनर्जी का। लिबिडो एनर्जी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली में तो जो एंजाइटी आ रही होती है वो किसी पर्टिकुलर एक स्टेट की वजह से आ रही होती है, लेकिन हम उसको अवॉइड करने के लिए, उसको फॉल्सिफाई करने के लिए, उसको झुठलाने के लिए हम उसको बिल्कुल दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे यही मतलब है सब्लिमेशन का, ठीक। तो क्या होता है बेसिकली, इसमें नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं पूरा का पूरा पॉजिटिव एनर्जी में, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं रीडायरेक्टिंग रॉन्ग अर्जेस इनटू सोशली एक्सेप्टेबल एक्शंस, ठीक है। रीडायरेक्टिंग wrong urges into socially accepted actions, ठीक है। या फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। यहाँ पे जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी की बात की है ये लिबिडो एनर्जी की ही बात है, ठीक। तो अब इसमें क्या सब्लिमेशन होता है, नेगेटिव एनर्जी से पूरा उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव एनर्जी में कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट लिबिडो एंड रीडायरेक्टिंग रॉन्ग अर्जेस इनटू सोशली एक्सेप्टेड एक्शंस, कि असलियत में तो आईडी की वजह से कुछ रॉन्ग अर्जेस आ रही होती हैं, ठीक, लेकिन उसको टोटली ट्रांसफॉर्म करके हम ऐसे कुछ काम में लगा देते हैं उस चीज़ को कि वो सोशली एक्सेप्टेड एक्शंस लगें, ठीक, या फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हम उसको लगा देते हैं, ओके। सो एंड इसके एग्जांपल्स और क्या हो सकते हैं कि कैसे किसी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें, स्पेशली ये जो आईडी की लिबिडो एनर्जी होती है, ओके। इसमें हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ रॉन्ग अर्जेस आए ड्यू टू दिस, उसके बाद क्या होता है उसको पूरा प्रॉपर एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए जैसे आर्टिस्टिक तरीके से उसको दिया जा सकता है, या फिर एथलेटिक्स में उसको यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो इसकी जो नेगेटिव फॉर्म है उससे जो पॉजिटिव फॉर्म बनेगी, पॉजिटिव फॉर्म के एग्जाम्पल क्या होंगे, आर्टिस्टिक या फिर एथलेटिक एक्टिविटीज, ठीक है।
एंड नेगेटिव अर्जेस में तो कुछ भी रॉन्ग एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो इनको जो है पूरा एकदम टोटली नेगेटिव से एकदम हाईली पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होती हैं आपकी डिफेंस मैकेनिज्म्स भी। इसमें भी देखो रिग्रेशन में क्या है, गोइंग बैक टू एक्टिंग एज चाइल्ड, यहाँ पे भी अपनी जो एक एंग्जाइटी है उसको छुपा रहा है इंसान, ठीक है, अनकॉन्शियसली, एंड वहाँ जाके चाइल्ड बन के इंजॉय कर रहा है। डिप्रेशन में तो ऑफकोर्स बिल्कुल क्लियर है कि कॉन्शियस लेवल तक आ ही नहीं रहा, सब कॉन्शियस में ही उसको दफन किया जा रहा है, एंड फिर वो उजागर होता है सिंबॉलिक ड्रीम्स की फॉर्म में या फिर अनएक्सप्लेन पैटर्न ऑफ बिहेवियर में। सब्लिमेशन में क्या है कि नेगेटिव एनर्जी थी ओरिजिनली, उसको टोटली पॉजिटिव एनर्जी के रूप में जो है दर्शा दिया जाता है, ऑफकोर्स बाय इट्स यूज, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर है बिल्कुल। एंड यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर आपको ये समझ आया है बहुत अच्छे से तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे साइकोएनालिटिक थेरेपी के बारे में, जो कि 5th कोर एलिमेंट है आपकी साइकोएनालिटिक अप्रोच में, एंड उसके साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।